दोस्तों, सर्दी का मौसम होता है और एक 38 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम प्रिया होता है अपने घर में झाड़ू पोछे का काम कर रही होती है। तभी सुबह के 10 बजे के आसपास उसके घर पर एक भिखारी आता है। उस भिखारी का नाम अजीत होता है। उसकी उम्र 40 साल के आसपास की होती है और देखने में अब भी वो बड़ा ही हैंडसम और नौजवान दिखाई देता था। अब जैसे ही वो भीख मांगता हुआ उस प्रिया के घर में अंदर चला आता है, तो प्रिया की नजर जब उस भिखारी पर पड़ती है उसको देखकर बड़ी दंग रह जाती है, क्योंकि उस भिखारी के चेहरे पर काफी तेज होता है और देखने में ऐसा विचित्र लगता है मानो कोई पहलवान जैसा हो। अब इसके बाद प्रिया उसको कहने लगती है कि तुम इतने नौजवान हो, ताकतवर हो, तुम दिन भर मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते हो, तुम भीख क्यों मांगते हो। तभी वो भिखारी कहने लगता है कि मैं ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ, मेरे पास तो लाखों रुपए हैं और तुम कभी मेरे घर पर आना, मेरा घर देखना, तब तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसके बाद वो जो प्रिया होती है उससे बेहद खुश हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर जल्दी जल्दी में वह भिखारी के लिए खाना बनाती है, उसको खाना भी खिलाती है। अब भिखारी पर वह मेहरबान हो जाती है। वह भिखारी को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, आज रात मेरे घर पर रुक जाओ और मुझे भी थोड़ा सेवा करने का मौका दो। और वह भिखारी उसकी बातों को सुनकर बड़ा गदगद हो जाता है और वह सारी बात उसकी मान लेता है और उसके घर पर एक रात रुकने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जब वह भिखारी इसके घर पर रुक जाता है, तो रात के समय में ये दोनों इस घर के अंदर क्या करने वाले हैं, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर से। और इसी जयपुर के आसपास एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम मुट्टू पट्टी होता है। और इसी गांव में रहने वाला सुरेंद्र सिंह के पास अपने 6 बच्चे होते हैं और सुरेंद्र सिंह दिन भर मेहनत मजदूरी किया करता था, तब जाकर सुरेंद्र के परिवार का भरण पोषण हुआ करता था। लेकिन सुरेंद्र की पत्नी जिसका नाम प्रिया होता है, वह उसको बात बात पर ताने मारा करती थी कि तुम अपने बच्चों का ही ख्याल रखते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते हो, तुम मेरी खुशियों का तो ध्यान ही नहीं रखते हो, हर समय अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन मेरी खुशी कहाँ जाएगी। और इस तरह से सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी को काफी देर तक समझाता है कि मैं तुम्हारा भी ख्याल रखता हूँ और साथ में बच्चों का भी ख्याल रखता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी प्रिया उसको हमेशा एक बात का ताना मारती है कि तुम दिन भर तो मेहनत मजदूरी करते हो और रात के समय में घोड़े बेचकर सो जाते हो। बस यही बात सुरेंद्र सिंह को बुरी लग जाती है और इसके बाद सुरेंद्र सिंह दोस्तों अगले ही दिन फिर से मेहनत मजदूरी करने के लिए काम पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, आज सुरेंद्र सिंह अपने घर पर वापस लौटकर नहीं आता है। उसकी पत्नी प्रिया परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर रात के 9 बज चुके हैं, उसका पति काम से क्यों नहीं लौटा है। लेकिन दोस्तों खैर, आज की रात तो बीत जाती है, लेकिन अगला दिन जब होता है तो अगले दिन भी सुरेंद्र सिंह अपने घर पर वापस लौट कर नहीं आता है। अब उसकी पत्नी उसकी ज्यादा फिक्र करने लगती है और फिक्र और चिंता करते हुए वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है। वहां पर एक दरोगा बैठा होता है जिसका नाम श्याम सिंह होता है। उसको अपने पति के बारे में सारी बातें बताती है। वह कहने लगती है कि मेरा पति पिछले 2 दिन से गायब है, वो घर पर ही वापस नहीं आया है। अब इसके बाद पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख देती है और उसके पति सुरेंद्र सिंह की तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन जो प्रिया होती है वो अपने घर पर वापस लौट कर चली आती है और अपने बच्चों के साथ मिलकर जो है परिवार में फिर से रहना शुरू कर देती है। एक तरफ पुलिस उसके पति की तलाश करती रहती है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी प्रिया बेहद परेशान रहने लगती है। अब जैसे तीसरा दिन होता है तो दोस्तों उस प्रिया के घर में एक भिखारी आता है जिसका नाम अजीत सिंह होता है। अजीत सिंह जो कि देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान होता है, उम्र 40 के आसपास की होती है। वो भिखारी उस प्रिया को देखकर कहने लगता है कि मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। और जब प्रिया की नजर उस भिखारी पर पड़ती है तो उसको देखकर बड़ी दंग हो जाती है। इसके बाद प्रिया उसके पास जाती है, उसको कहने लगती है कि तुम इतने नौजवान हो, ताकतवर हो, तुम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते हो, तुम भीख क्यों मांगते हो। तभी उस भिखारी को गुस्सा आने लगता है और वह प्रिया को कहने लगता है कि मैं ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ,
मेरे पास लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रिया फिर से उसको कहने लगती है कि जब तुम्हारे पास लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो। वो भिखारी अजीत प्रिया को कहने लगता है कि मैं 20 साल से भीख मांग रहा हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा रुपए पैसे हैं, अच्छी खासी मेरे पास प्रॉपर्टी है और यही मेरा धंधा है। खैर प्रिया उस पर अब विश्वास कर बैठती है और जब प्रिया को वह अपनी बातों के मकड़ जाल में फंसा लेता है तो इसके बाद प्रिया सब कुछ भूल जाती है और प्रिया फिर उसके लिए खाना तैयार करती है। कहती है कि मेरे घर पर तुम जो है हर रोज खाना खाकर जाया करो। भिखारी बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन प्रिया की जो नीयत होती है वो भिखारी पर खराब हो चुकी थी। अब इसके बाद प्रिया उस भिखारी को कहने लगती है कि तुम ऐसा करना, आज रात का खाना भी मेरे घर पर ही खाना और रात भी तुम्हें मेरे घर पर ही गुजारनी पड़ेगी। अब भिखारी उसकी सारी बातें समझ जाता है। दोस्तों इसके बाद भिखारी अजीत सारे गांव में भीख मांगता है और भीख मांगने के बाद जैसे शाम हो जाती है तो उसके घर पर आ जाता है और प्रिया फिर उससे बैठकर कुछ देर तक बातचीत करती है। बातों ही बातों में प्रिया उसको कहने लगती है कि आज रात हम कुछ ऐसा प्लान करने वाले हैं कि जैसी रात के 10 बजेंगे तो हम दोनों यहाँ से इस घर से भाग जाएंगे। और भिखारी भी वहां पर इस बात को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों देखते ही देखते रात के 10 बजे का समय हो जाता है और प्रिया के सारे जितने भी बच्चे होते हैं वो भी सो जाते हैं और इसके बाद प्रिया अपने कुछ कपड़े लेती है और कपड़े लेकर उस भिखारी के साथ इस घर से रफू चक्कर हो जाती है। अगले दिन भिखारी अजीत उस प्रिया को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही प्रिया भिखारी के घर में प्रवेश करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। प्रिया देखती है कि उसका घर घर नहीं होता है, बल्कि उसका तो घर आलीशान महल जैसा होता है। कहीं पर तो अच्छा फर्श होता है, कहीं घर में झूमर टंगा होता है और ऐसे घर को देखने के बाद प्रिया की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं। अब तो प्रिया उस भिखारी को कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ही अपना सारा जीवन गुजारने के लिए तैयार हूँ। भिखारी कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ जो है शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे शादी करो और मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहो। तुम जो है सारी उम्र मेरे साथ रहकर ऐश करने वाली हो। और इस तरह से प्रिया भी खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों प्रिया भिखारी के इरादों को नहीं समझ पाती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है तो भिखारी को भी उस प्रिया पर काफी विश्वास हो जाता है और जब इस भिखारी को प्रिया पर विश्वास हो जाता है तो भिखारी उससे कहने लगता है कि चलो कल हम जो है किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। प्रिया उसको खुशी खुशी कहने लगती है कि आज मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ और कल हम शादी कर लेंगे। और आज के दिन भी भिखारी जो है भीख मांगने के लिए निकल जाता है। दोस्तों इसके बाद ये महिला प्रिया किसी एक मेडिकल शॉप पर जाती है, यानी कि दवाइयाँ की दुकान पर जाती है और वहां पर जाने के बाद कुछ नींद की गोलियां खरीदती है। नींद की गोलियां खरीदने के बाद वह वापस से घर पर लौट आती है। देखते ही देखते सारा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है और शाम के समय वो भिखारी अजीत सिंह भीख मांगकर अपने इस घर में वापस लौट आता है। दोस्तों इसके बाद जो ये प्रिया होती है उसके लिए खाना तैयार करती है। खाने में कुछ नींद की गोलियां भी मिलाई जाती हैं और फिर जब भिखारी उस खाने को खा लेता है तो खाना खाने के 15 से 20 मिनट का समय गुजरने के बाद भिखारी उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आज की रात जो है शादी से पहले गुजारना चाहता हूँ। प्रिया भी खुश हो जाती है, प्रिया मान भी जाती है और फिर दोस्तों प्रिया को लेकर ये जो भिखारी होता है अपने बेडरूम में चला जाता है और बेडरूम में जाने के बाद जब प्रिया के सामने अपनी तिजोरी का ताला खोलता है तो प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। प्रिया देखती है कि उस तिजोरी के अंदर लाखों रुपए थे और उसके अंदर सोने के गहने भी होते हैं। अब उन लाखों रुपयों को देखकर और गहनों को देखकर इसके मन में, यानी कि प्रिया के मन में लालच आ जाता है। दूसरी तरफ वो उस भिखारी को नींद आनी शुरू हो जाती है। वो भिखारी कहने लगता है कि आज रात तो मुझे नींद आ रही है और कल हम शादी करेंगे और फिर इस काम को करेंगे। और इस तरह से प्रिया और ये भिखारी एक ही बिस्तर पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भिखारी को गहरी नींद आ जाती है और इसके बाद जो प्रिया होती है वह किसी धारदार हथियार की तलाश करना शुरू कर देती है और दुर्भाग्य से उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है और कुल्हाड़ी से उस भिखारी पर कई वार कर देती है, जिसके कारण वो भिखारी मौके पर ही दम तोड़ देता है। और इसके बाद ये प्रिया उस तिजोरी में से वो सारे पैसे लूटती है और
सोने के जितने भी गहने होते हैं उनको भी लेती है और रातों ही रात यहाँ से फरार हो जाती है और अपने घर पर चली आती है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय जब पड़ोसियों को पता चलता है कि अजीत भिखारी का कत्ल हो चुका है, उसकी लाश उसके घर में पड़ी है, तो पड़ोसी नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस थोड़ी देर के बाद भिखारी के घर पर पहुंच जाती है। सारे घर की तलाशी ली जाती है और पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। पड़ोसी अभी कहने लगते हैं कि पास के गांव की एक महिला इसके घर पर रहती थी, इसके साथ ही रहती थी और उस महिला का नाम प्रिया होता है। दोस्तों गांव के जो पड़ोसी होते हैं वो उस प्रिया को अच्छे तरीके से जानते थे और इसके बाद पुलिस अब उस प्रिया की तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे गांव में उस प्रिया को तलाशते तलाशते पुलिस पहुंचती है तो प्रिया के घर पर भी पहुंच जाती है। उस समय प्रिया अपने बच्चों के साथ घर में ही बैठी हुई थी। दोस्तों पुलिस प्रिया के घर में पहुंचती है, प्रिया से पूछताछ करती है और जब प्रिया के घर की तलाशी ली जाती है तो प्रिया के घर में से लाखों रुपए मिलते हैं और सारे गहने भी मिल जाते हैं। इसके बाद पुलिस प्रिया को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले जाती है और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उसकी जमकर पिटाई की जाती है। प्रिया तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वह कहने लगती है कि मुझे पैसों का लालच आ गया था जिसके चलते मैंने भिखारी का कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस अब उस पर और भी ज्यादा शक करने लगती है। वह उसके पति के बारे में भी उससे पूछने लगती है। जब पुलिस थोड़ी और उस महिला की जमकर पिटाई करती है तो वो महिला पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात सामने रख देती है। पुलिस को वो महिला बताती है कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया था और वो उसका कत्ल करने के बाद उसको बोरी में भरकर पास के कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस उस कुएं से उसके पति की लाश को भी निकलवाती है और फिर दोस्तों इस महिला के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाती है और इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। और इस तरह से इस महिला ने अपने पति का भी कत्ल किया था और उस भिखारी का भी कत्ल कर दिया था और जिसके चलते इसका पूरा जो जीवन होता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।